हेलो एवरीवन, आप सभी का संहिताज एकेडमी में स्वागत है। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम एज रिक्वेस्टेड बाय वन ऑफ माय सब्सक्राइबर। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो सोलर सिस्टम टॉपिक है उसको भी करा दूँ। तो आज का जो सेशन रहेगा वो एक डिटेल्ड सेशन रहेगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा ज़रूर आप, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस सीटेड साइंस पेपर 2 क्वेश्चन में आ सकते हैं और आए हैं उनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इनर या फिर रॉकी प्लैनेट्स किनको कहा जाता है। तो वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ठीक है। आउटर प्लैनेट्स या गैस जायंट्स किनको कहा जाता है, वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। जो इनर प्लैनेट्स होते हैं वो सन के करीब होते हैं, जो आउटर प्लैनेट्स होते हैं वो सन से दूर होते हैं। जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनको हम गैस जायंट्स भी कहा करते हैं। तो इनकी एक खूबी है कि इनमें रिंग सिस्टम होता है, मतलब इनके आजू बाजू एक रिंग बनी हुई होती है। और इन प्लैनेट्स में बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ मून्स भी होता है, लार्ज नंबर ऑफ मून्स भी दिखता है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अर्थ नियरेस्ट स्टार कौन है, वो हमारा सूरज ही है। उसके बाद जो नियरेस्ट स्टार आता है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी। ठीक है। प्लैनेट्स जो कि ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं, ऐसे दो ही प्लैनेट्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है। सो वो है वीनस और यूरेनस। ये ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और नेपच्यून। अब हम क्या करेंगे, हर एक प्लैनेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं उनको पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो मर्क्यूरी है ये हमारा पहला प्लैनेट है। ठीक है। और ये नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। इसको हिंदी में बुध कहा जाता है। ठीक है। सो ये सूरज के सबसे करीब एक प्लैनेट है। ये सबसे छोटा प्लैनेट भी है हमारे सोलर सिस्टम का, स्मॉलेस्ट प्लैनेट विथ नो सैटेलाइट। और इसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व एज इट इज हिडन इन द ग्लेयर ऑफ द सन। तो सूरज की जो तीव्र रोशनी है उसमें ये छुपा रहता है, तो इसको देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। तो इसको हम कब देख पाएंगे, सनराइज होने से पहले और सनसेट के जस्ट बाद। तो ये इसकी कुछ खूबियाँ हैं। सो यहाँ से आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं कि आपको कुछ फीचर्स बता दिए हैं और आपको जो प्लैनेट है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है। इसीलिए मैंने हर एक प्लैनेट का अलग अलग जो फीचर्स है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। जो सेकंड प्लैनेट है उसको अंग्रेजी में वीनस कहते हैं और हिंदी में शुक्र कहते हैं। सो इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ। ये अर्थ के करीबी प्लैनेट है। ठीक है। ये अर्थ के करीबी प्लैनेट है, मतलब अर्थ और वीनस की दूरी कम है और इसको हॉटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। अब आप ये सोचिए कि जो मर्क्यूरी है वो सन के सबसे करीब है, फिर भी जो वीनस है उसको हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहा जाता है, तो इसका जो रीज़न है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो थिक है, थिक एटमॉस्फेयर। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भरमार है। और हम क्या जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एक प्रॉपर्टी है कि वो सन से मिलने वाली हीट को ट्रैप कर लेता है, जिस वजह से जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई, इसको नाइट स्काई मतलब रात में ये बहुत ही उज्जवल दिखता है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। इसको इसीलिए मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। अपीयर्स इन द ईस्टर्न स्काई बिफोर सनराइज, तो ईस्टर्न स्काई में ये दिखता है सूरज के उगने से पहले। अपीयर्स इन वेस्टर्न स्काई जस्ट आफ्टर सनसेट, सो सूरज के डूबने पर ये वेस्टर्न स्काई में दिखता है। प्लैनेट विथ नो मून, इसका भी कोई मून नहीं है और कोई भी सैटेलाइट नहीं है। सो मर्क्यूरी और वीनस के कोई भी सैटेलाइट नहीं है, कोई भी मून नहीं है। और जो वीनस है ये चंद्रमा के जैसे अलग अलग शेप्स होते हैं ना, वैसे वीनस भी फेजेस लाइक मून्स दिखाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अर्थ। अर्थ है हमारा थर्ड प्लैनेट, इसको हम हिंदी में पृथ्वी कहते हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाई जाती है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 75% क्या है, वाटर है, और जो 25% है वो क्या है, वो है लैंड। प्लैनेट विथ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, तो हमारा जो चंद्रमा है, जो मून है, वो ही हमारा एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है। इसके बगैर हमने बहुत सारे आर्टिफिशियल
सैटेलाइट लॉन्च किए, जिनके बारे में हम इसके अंत में पढ़ेंगे। अब जो पृथ्वी पर जो जीवन है वो किस लिए पॉसिबल है? सो इट इज पॉसिबल बिकॉज इट हैज द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सो सूरज से पृथ्वी की दूरी एकदम परफेक्ट है, एकदम राइट है, जिस वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज है, फिर पानी का प्रेजेंस और जो एटमॉस्फेयर है, फिर ओजोन का ब्लैंकेट, ये सभी कारण के वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पाई जाती है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, tilted axis of rotation of earth is responsible for the change of seasons on earth। so पृथ्वी पर ये जो seasons में बदलाव आता है, ये किस लिए आता है? क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है, ठीक है, वो ऐसा टिल्टेड है, ठीक है, जिस वजह से चेंज इन सीजन्स होता है। सो अर्थ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में मार्स कहते हैं। ये है 4th प्लैनेट। सो इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है और इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट भी है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमको क्या बताया गया है, मंगलयान के बारे में बताया गया है। तो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इन्होंने इंडिया का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया था, जिसका नाम है मंगलयान। कब? नवंबर 5, 2013 में। और इसने मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली एंटर किया था। कब? September 24, 2014. So it was successfully placed into an orbit of Mars on September 24, 2014. India became the first country in the world to do so in its first attempt. और भारत ही सबसे पहला देश है जो अपने पहले ही अटेम्प्ट में ऐसा कर पाए। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से भी सीटेड साइंस पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा 5th प्लैनेट, जिसको हम जुपिटर कहते हैं और इसका बृहस्पति नाम है हिंदी में। तो जो जुपिटर है, इसके बारे में बहुत सारे मतलब एग्जाम में पूछे जाने वाले तथ्य हैं, जैसे कि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, मतलब ये बहुत ही फास्ट स्पिन करता है, मतलब जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनमें से सबसे फास्ट यही स्पिन करता है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट, तो इसके पास बहुत सारे अपने मून्स हैं। 1300 अर्थ्स कैन बी प्लेस्ड इनसाइड दिस जायंट प्लैनेट। तो देखिए ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो 1300 पृथ्वी इसके अंदर समा सकती है। द मास ऑफ दिस प्लैनेट इज अबाउट 318 टाइम्स दैट ऑफ आवर अर्थ, मतलब अर्थ से 318 टाइम्स ज़्यादा इसका मास है। इट हैज़ फेंट रिंग्स अराउंड इट, और आप देख पाएंगे कि जो जुपिटर प्लैनेट है ना, उसके इर्द गिर्द आपको फेंट हल्की हल्की रिंग्स दिखाई देंगी। अपीयर्स क्वाइट ब्राइट इन द नाइट स्काई, सो रात के वक्त ये बहुत ही उज्जवल दिखता है। सो मैं हर एक प्लैनेट का ट्राई करूँगी कि पिक्चर्स आपको यहाँ पर साइड में देती जाओ, ताकि आप देखकर समझ पाए। नेक्स्ट आता है 6th प्लैनेट, जिसको हम सैटर्न या शनि कहते हैं। सो अपीयर्स येलोइश इन कलर, सो ये थोड़ा सा येलोइश दिखता है। इट हैज़ ब्यूटिफुल रिंग्स, इसके बहुत ही सुंदर रिंग्स होते हैं। इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट। सो सबसे बड़ा कौन है? वो है जुपिटर। उसके बाद जो आता है वो है सैटर्न, 2nd लार्जेस्ट प्लैनेट है। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, तो इसके भी बहुत सारे अपने मून्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। इट्स डेंसिटी इज लेस देन वाटर, सो इट विल फ्लोट ऑन वाटर। तो जो सैटर्न प्लैनेट है, इसकी जो डेंसिटी है ये पानी की डेंसिटी से कम है, सो इसीलिए पानी पर तैर भी सकता है। ओके, आगे चलेंगे तो यहाँ पर हम अपने 7th प्लैनेट को जानेंगे। सो इसको हम यूरेनस कहते हैं, इसका कोई हिंदी में नाम नहीं है, इसको यूरेनस ही कहा जाता है। सो ये 7th प्लैनेट है और ये आउटर मोस्ट प्लैनेट में आता है। ये और नेपच्यून दोनों ही आउटर मोस्ट प्लैनेट कहलाते हैं, और इनको सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही दूर है और इसकी हाईली टिल्टेड रोटेशनल एक्सिस होती है। तो ये इस तरीके से रोटेट करता है कि देख के लगता है कि ये अपने साइड में रोल कर रहा हो। ओके, उसके बाद जो 8th प्लैनेट आता है वो है नेपच्यून। सो नेपच्यून को भी हम आउटर मोस्ट प्लैनेट कहते हैं, और इसको भी हम बड़े टेलीस्कोप से ही देख पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही दूर स्थित है और ये कोल्ड और विंडी है, मतलब बहुत ही हवा चलती है, बहुत ही ठंडा है यहाँ पे। फारदेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, और ये सन से सबसे दूर वाला प्लैनेट है। सो यहाँ पर प्लैनेट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कवर कर दिए, आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। अब हमने प्लैनेट्स के बारे में तो डिस्कस कर ली, हमें अब सन के बारे में डिस्कस करना है।
जिसके इर्द गिर्द, जिसके आजू बाजू ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। तो सन क्या है? इट इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस। हमसे सबसे करीबी तारा कौन है? वो है सन। सन एक तारा ही है, वो एक स्टार ही है, ठीक है। ये हॉट गैसेस का बना हुआ है। इट कंटिन्यूअसली इमिट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, और ये क्या करता है? लगातार ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट इमिट करता रहता है, अपने से ये इमिट करता रहता है। सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी ऑन अर्थ, तो अर्थ पे जितने भी एनर्जी है उसका सभी का सोर्स ये सन है। मेन सोर्सेज ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द प्लैनेट्स, और बाकी प्लैनेट्स के लिए जो हीट और लाइट का सोर्स है वो भी यही सन है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स क्या है, वो कैसे प्लैनेट से अलग है? तो सैटेलाइट्स जो है ये ऐसे हेवनली बॉडीज है जो कि प्लैनेट्स के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। जो मून है वो हमारे पृथ्वी का यानी कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। सैटर्न जो प्लैनेट है उसके मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स हैं। ओके, उसके बाद आते हैं एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड बेल्ट इज प्रेजेंट इन a large gap between the orbits of Mars and Jupiter. So Mars का जो ऑर्बिट है और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसके बीच एक बड़ा सा गैप होता है। उस गैप में एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं जो कि एस्टेरॉइड बेल्ट को फॉर्म करते हैं। अब हम जानेंगे कॉमेट्स के बारे में। कॉमेट्स भी हमारे सोलर सिस्टम का ही हिस्सा है। ये सूरज के इर्द गिर्द घूमते हैं, उसके आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं और इनकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, ठीक है। इलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब कुछ इस टाइप। इट हैज अ ब्राइट हेड एंड अ लॉन्ग टेल। सो इसका बहुत ही उज्ज्वल सर होता है और एक लंबी सी पूंछ होती है। द लेंथ ऑफ द टेल ग्रोज इन साइज एज इट अप्रोचेस द सन। तो जैसे जैसे ये सूरज के करीब पहुंचता है तो उसकी पूंछ का जो लेंथ है वो बढ़ता जाता है। द टेल ऑफ अ कॉमेट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सन। सो सूरज सपोज इधर पे है, ये है सूरज। सो कॉमेट का जो पूंछ होगा वो सूरज से अवे पॉइंट करके रहता है, उस तरीके से वो हमको नजर आता है। हेलीज कॉमेट अपीयर्स नियरली आफ्टर एवरी 76 ईयर्स। सो 76 ईयर्स बाद हमको ये हेलीज कॉमेट दिखता है। इट वॉज लास्ट सीन इन 1986। लास्ट इसको देखा गया था 1986 में और ये दोबारा से हमको दिखेगा 2061 ईयर में, ठीक है। सो पूछ भी सकता है, क्योंकि अगर हमको पता होगा कि लास्ट इसको कब देखा गया है तो 76 ईयर्स बाद कब आ रहा है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि 2061 में ये हमको दोबारा दिखेगा, ठीक है। अब हम मीटियोर्स और मीटियोराइट्स पढ़ लेते हैं। सो एक्चुअली रात के अंधेरे में जब चांद ना हो तो आपको टूटता हुआ तारा दिखता है, ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट दिखती है आसमान में। तो इनको हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार्स या टूटता हुआ तारा। बट ये स्टार्स नहीं है, इनको हम मीटियोर्स कहते हैं। सो मीटियोर्स जो होते हैं वो स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि कभी कभार हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं। जब वो एंटर करते हैं तब उनकी स्पीड बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स इस पे डालता है, जिस वजह से ये मीटियोर गर्म हो जाता है और ग्लो करने लगता है, साथ ही साथ ये इवेपोरेट कर जाता है। तो मीटियोर बहुत रेयरली ही हमारे पृथ्वी के सरफेस को हिट करता है। अब अगर किसी मीटियोर की साइज बड़ी हो गई तो क्या होता है कि मीटियोर का वो पार्ट जो हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है उसी को हम मीटियोराइट कहते हैं। सो मीटियोर और मीटियोराइट में डिफरेंस क्या है? मीटियोर से ही मीटियोराइट बनता है। मतलब मीटियोराइट हम कब कहेंगे? जब मीटियोर का कोई पार्ट पृथ्वी को पहुंचे, और ऐसा कब होता है? जब मीटियोर की साइज बड़ी होती है। सो एटमॉस्फेरिक जो फ्रिक्शन वो अप्लाई करता है उससे क्या होता है, वो पूरी तरीके से इवेपोरेट नहीं होता है, तो उसका थोड़ा सा हिस्सा या कुछ हिस्सा पृथ्वी पर पहुंच जाता है, तब वो मीटियोर नहीं कहलाता, तब वो मीटियोराइट कहलाता है। सो मीटियोर शावर्स क्या है? तो आपने देखा ही होगा कि कभी कभार बहुत सारे आपको ऐसे शूटिंग स्टार्स दिखते हैं। तो ऐसा कब होता है? तो जब अर्थ किसी टेल ऑफ अ कॉमेट को क्रॉस करता है, मतलब अर्थ अगर किसी कॉमेट की पूंछ से गुजर रहा हो तब हमको बहुत सारे मीटियोर्स एक साथ नजर आते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मीटियोर शावर्स कहते हैं। सम मीटियोर शावर्स ऑकर एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। उसके बाद जो नया टर्म है वो है कॉन्स्टिलेशन। सो कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या है? कि ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ रिकॉग्नाइजेबल शेप।
सो जो स्टार्स का ग्रुप होता है वो कुछ एक पैटर्न बनाते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार्स को जो कि कोई रिकॉग्नाइजेबल शेप बना रहे हो, कोई पैटर्न बना रहे हो, उसको हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। बुक में 3 कॉन्स्टलेशन के बारे में बताया गया है। पहला वाला है उर्सा मेजर, जिसको हम समर टाइम नाइट स्काई में देखते हैं, गर्मी के वक्त रात को हम इसे देख पाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको और भी नाम से जाना जाता है, जो कि है बिग डिपर, ग्रेट बियर्स, सप्तर्षि। ठीक है, इसमें 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं। सो उर्सा मेजर में कितने स्टार्स होते हैं? 7 प्रोमिनेंट स्टार्स होते हैं, और ये हमको बड़े लैडल जैसा या एक क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है। हैंडल में आपको 3 तारे नजर आएंगे, और जो बाउल वाला पार्ट है वहां पर 4 स्टार्स होते हैं। हम उर्सा मेजर की मदद से पोल स्टार को भी लोकेट कर सकते हैं, और ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन है ये पोल स्टार के इर्द गिर्द आजू बाजू ही मूव करता है। अब ये जो पोल स्टार है ये सदर्न हेमिस्फीयर से नहीं दिखता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसको स्टार बनाया हुआ है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट कॉन्स्टलेशन है उसका नाम है ओरियन, और इसको हम विंटर सीजन में देख पाते हैं, लेट इवनिंग्स में। इसको द हंटर भी कहा जाता है। यहाँ पे जो बेल्ट ऑफ द हंटर, मतलब इसका जो शेप होता है वो एक हंटर की तरह होता है। तो हंटर का जहाँ पे बेल्ट ये पैटर्न बनता है वहां पर 3 छोटे छोटे स्टार्स होते हैं, 3 मिडिल स्टार्स होते हैं। सीरियस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एंड इट इज लोकेटेड क्लोज टू ओरियन। सो ओरियन जो कॉन्स्टलेशन है उसके करीब ये सीरियस जो स्टार है ये दिखता है। ये ब्राइटेस्ट स्टार है इन द स्काई, सबसे चमकीला, सबसे उजला। नेक्स्ट जो कॉन्स्टलेशन है वो है कैसियोपिया। तो ये नॉर्दर्न स्काई में दिखता है, ये सर्दी के वक्त दिखता है, इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। लुक्स लाइक डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। सो कुछ W और M जैसा ये पैटर्न बनाता है। अब हम जानेंगे अपने चंद्रमा के बारे में। सो मून इज विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। सो एक्चुअली क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती है, ठीक है, सो वो रोशनी जब रिफ्लेक्ट होके अर्थ तक पहुंचती है तब जाकर हम चंद्रमा को यानी कि चांद को देख पाते हैं। फुल मून डे का मतलब क्या? पूर्णिमा, जब हमको चांद पूरे गोल डिस्क की तरह दिखता है। न्यू मून डे का मतलब क्या? अमावस, जब हमको चांद दिखता नहीं है। ये 15वां दिन जो होता है तब ऐसा होता है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है, फैक्ट्स है, जैसे कि जो चांद पे इंसान का वजन 1/6 हो जाता है, मतलब पृथ्वी पर अगर किसी का वजन 36 kg है तो वो चांद में जाकर 1/6 हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा 6 kg। फिर हमको चांद इसलिए दिखता है क्योंकि सनलाइट जो उस पर पड़ती है और जो रिफ्लेक्टेड सनलाइट जब हमारे अर्थ पे पहुंचती है तो तब हम उसको देख पाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है। मून को अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसको पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में भी लगता है। सो उसका खुद अपना एक रोटेशन कंप्लीट करने में और पृथ्वी के आजू बाजू एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में सेम वक्त लगता है, इसीलिए हमको चंद्रमा का सिर्फ एक ही पार्ट दिखता है। सो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार सीटेड पेपर में। Moon's surface is dusty and barren with many craters of different sizes. So इसकी जो सरफेस है यहाँ पर बहुत ही धूल है, ये बंजर जैसी ज़मीन है, और यहाँ पर आपको बड़े बड़े ऐसे गड्ढे दिखेंगे जिनको हम क्रेटर्स कहते हैं, जो कि अलग अलग साइज की भी होती है। It also has a large number of steep and high mountains, और यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ज़्यादा संख्या में आपको माउंटेन्स भी देखने को मिलेंगे। मून की कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होती है, इसीलिए मून पे जाकर अगर हम बात करेंगे तो हमको नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है प्रोपगेशन के लिए। ऑन जुलाई 21, 1969, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले इंसान जो कि मून पर लैंड किए थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उनके बाद जिन्होंने उनको फॉलो किया था वो थे एडविन ऑल्ड्रिन। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि फेजेस ऑफ मून कैसे होता है। तो अगर आप देखेंगे कि हम जानते हैं जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है और जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चक्कर लगाती है। अब देखिए इन तीनों का जो पोजीशन होता है
उस वजह से हम क्या करते हैं, उस वजह से हम चंद्रमा का अलग अलग शेप देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यू मून। न्यू मून मतलब अमावस की रात जब हमको चांद नहीं दिखता है। तो उसका पोजीशन कुछ ऐसा होता है कि सन यहाँ पे है, उसके बाद मून है, उसके बाद यहाँ पर अर्थ है। अब क्या होगा, अमावस के बाद से आपको धीरे धीरे जो चांद का आकार है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा जब दिखता है तो उसको हम क्रेसेंट शेप कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इस टाइप का जब हमको दिखता है तो हम उसको फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। फिर आधे से ज़्यादा जब साइज में हमको चांद दिखता है तो उसको गिब्स फॉर्म कहते हैं। फिर वो बन जाता है पूरा पूर्णिमा वाला चांद, जब हमको चांद पूरा गोल नजर आता है। पूर्णिमा के बाद से, तो पूर्णिमा कब होती है, जब सूरज, फिर उसके बाद पृथ्वी, मतलब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। सो फुल मून डे के बाद क्या होता है, धीरे धीरे उसका आकार घटने लगता है। सो अभी ये पूरा दिख रहा था, इसका पूरा पार्ट हमको विजिबल था, अभी उससे थोड़ा कम हिस्सा हमको दिख रहा है, तो इसको गिब्स फेस कहते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा पार्ट जब हमको चंद्रमा का दिखता है तो उसको हम गिब्स शेप कहते हैं। फिर यहाँ पर लास्ट क्वार्टर है, यानी कि आधा पार्ट हमको दोबारा से दिख रहा है। फिर एकदम थोड़ा सा पार्ट हमको दिख रहा है, वो है क्रेसेंट शेप। अब वेनिंग का मतलब क्या है और वैक्सिंग का मतलब क्या है। वैक्सिंग का मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है कि अमावस के बाद जो चांद का विजिबल पार्ट है उसका आकार बढ़ेगा जब तक हम पूर्णिमा को ना पहुंच जाए। सो वैक्सिंग मतलब क्या, ये वो फेज है जहां पर चंद्रमा का विजिबल पार्ट का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। फुल मून के बाद आप देखिए उसका विजिबल या इल्यूमिनेटेड पार्ट घट रहा है, तो उसी को हम वेनिंग फेज कहते हैं, जब उसका आकार धीरे धीरे छोटे होते रहते हैं। तो ये था फेजेस ऑफ मून, जो कि हमको जानना बहुत ज़रूरी है। और हमको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कब फुल मून डे होता है, तब जो सन, अर्थ और मून की लोकेशन कैसी होती है, पोजीशन कैसी होती है, और कब न्यू मून डे होता है। अब हम जानेंगे स्टार्स के बारे में। सो स्टार्स के बारे में हमको यहाँ पर क्या बताया गया है कि द स्टार्स आर मिलियंस ऑफ टाइम फादर अवे देन द सन। सो हमारा नियरेस्ट स्टार तो सूरज है, बट जो रात में हमको छोटे छोटे तारे दिखते हैं ना, वो हमसे मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर है। इसीलिए जो तारे हैं वो हमको छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे दिखते हैं, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर है। सूरज हमको इतना बड़ा क्यों दिखता है, क्योंकि सूरज हमारा करीबी तारा है, नियरेस्ट स्टार है, इसलिए वो हमको इतना बड़ा दिखता है। अगर सूरज भी हमसे मिलियंस ऑफ टाइम्स दूर होता तो वो भी हमको एक छोटे से डॉट जैसा या पॉइंट जैसा ही दिखता। इसके बाद जो टर्म है, यहाँ से एक बार 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट यानी कि रोशनी कितनी दूरी तय करती है, उसी को हम लाइट ईयर कहते हैं। सो जो हमारे पास 3 स्टार्स है, डिस्टेंस ऑफ प्रॉक्सिमा सेंटाउरी फ्रॉम द अर्थ। सो प्रॉक्सिमा सेंटाउरी जो अर्थ का सन के बाद जो नियरेस्ट स्टार है, उसका डिस्टेंस कितना है, वो है 4.24 लाइट ईयर। जो सन है वो अर्थ से कितनी दूरी पर है, वो है 8 लाइट मिनट्स। सो ये आपको याद रखना है। और जो उसके बाद मतलब हमारी पृथ्वी, उससे करीबी स्टार कौन है, वो है सन। देखिए यहाँ पे लाइट ईयर नहीं है, ये लाइट मिनट्स है। उसके बाद कौन है, वो है प्रॉक्सिमा सेंटाउरी, जिसका डिस्टेंस है 4.24 लाइट ईयर। उसके बाद आता है अल्फा सेंटाउरी, जो कि पृथ्वी से 4.3 लाइट ईयर्स दूरी पे है। द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम एज वेल एज नाइट। सो जो तारे होते हैं वो दिन में भी मौजूद होते हैं और वो रात में भी मौजूद होते हैं। तो फिर वो सुबह हमको क्यों नहीं दिखते, क्योंकि सुबह जो सूरज की ब्राइट उज्जवल रोशनी होती है उसमें ये तारे इसलिए नहीं दिखते हैं। सो दे आर नॉट विजिबल ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तारे होते हैं वो हमको ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए क्यों नजर आते हैं, और सूरज राइज पूर्व दिशा में क्यों करता है और वो सेट पश्चिम दिशा में क्यों करता है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है अपने एक्सिस पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो तारे हैं वो हमको
पूर्व से पश्चिम, और जो सूरज का उगना वो पूर्व दिशा में और उसका ढलना पश्चिम दिशा में, ऐसा क्यों नजर आता है? क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में रोटेट करती है अपने एक्सिस में। अब हमने सैटेलाइट के बारे में तो कहा था ना कि हमारे पृथ्वी का एक ही नेचुरल सैटेलाइट है, वो है चंद्रमा यानी कि मून। बट हम कुछ मैन मेड सैटेलाइट्स भी बना चुके हैं जिनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। इनको अर्थ से ही लॉन्च किया जाता है और ये अर्थ के आजू बाजू ही रिवॉल्व करते हैं और ये बहुत ही नज़दीक होते हैं पृथ्वी से, ठीक है, एज कम्पेयर टू मून। मून पृथ्वी से ज़्यादा दूर है, बट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो जो पृथ्वी के वो करीब है। हमारा फर्स्ट इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट है आर्यभट्ट, उनके नाम पे ये रखा गया है। सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? वो है आर्यभट्ट। दूसरे जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो है इनसैट, IRS, कल्पना 1 जिनका कल्पना चावला के ऊपर ये नाम रखा गया है, फिर एडुसैट, ये सभी है। सो ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है यूं ही तो इनको लॉन्च नहीं किया गया है, ऑब्वियसली इनका कुछ ना कुछ तो एप्लीकेशन होगा। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है? यूज फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर क्या होगा, ठीक है, उसको फोरकास्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। ट्रांसमिटिंग रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स, इनको ट्रांसमिट करने के लिए होता है। टेलीकम्युनिकेशन में इनका इस्तेमाल होता है। रिमोट सेंसिंग में इनका इस्तेमाल होता है, यानी कि दूर दराज के शहरों से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, दूर दराज के देशों से, ठीक है, सिटीज से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में इनका इस्तेमाल होता है। इनका आर्टिफिशियल सैटेलाइट का। सो इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, मेरे चैनल सनीताज एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड PYQs। सो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।